नेक्स्ट अब इसी के हवाले से ये है कि अब इसमें भी ये है कि हाँ, इसमें भी ये होता है कि भाई हमने टू सरफेस सिर्फ ग्राफ बनाने से हमारे पास नहीं आ जाता। मैंने आपको बताया कि भाई ये सॉफ्टवेयर काम करता है कि वो आपको बताता है, लेकिन सॉफ्टवेयर को आपने जो है ना वो कोई गाइडलाइन देनी है कि भाई किस रेंज में आपको रिजल्ट चाहिए, किस रेंज में आपकी वैल्यूज हैं, तो आपको किस तरह का ऑप्टिमम रिस्पॉन्स चाहिए। मतलब ये है कि आपने एक पाथवे डिसाइड करना होता है कि भाई आपने ऑप्टिमम रिस्पॉन्स तक पहुंचना कैसे है। ठीक है, उसको पहुंचने के लिए हम एक लफ्ज यूज करते हैं, हम सर्चिंग एल्गोरिदम एक जो ना वो फॉलो करते हैं। सर्चिंग एल्गोरिदम क्या है कि मिसाल के तौर पर मैंने आपको अभी एग्जांपल दी कि आपने दो फैक्टर लिए, कंसंट्रेशन और लेंथ, इसी को मैं लेके चल रहा हूँ। आपने डिसाइड किया थी कि कंसंट्रेशन को हम 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 इस तरह से लेके चलेंगे। ठीक है, आपने डिसाइड किया कि लेंथ को हम जो है ना वो लेके चलेंगे जी 1, 1.1, 1.2, 1.3। ठीक है, तो उसके नतीजे में आपके पास जो भी अब्जॉर्बेंस आएगी ना वो आप नोट करेंगे जी, अब्जॉर्बेंस 1 आ गई है, 2 आ गई है, 3, ये आपके पास रिजल्ट आ गए। ये जो डिफरेंस थे, ये जो कंसंट्रेशन थी, ये जो लेंथ थी, ये आपने डिसाइड की है कि आपने क्या क्या रखनी थी। अगर एक दूसरा बंदा एक्सपेरिमेंट कर रहा है, हो सकता है उसका जो मैकेनिज्म है या जो उसका रास्ता है, पैथवे है, वो आपसे डिफरेंट हो। मतलब वो हो सकता है कि वो कहे जी कि मैंने कंसंट्रेशन रखनी है 0.1, मैंने रखनी है जी 0.15, 0.17, ठीक है, 0.19 या उसके बाद 0.2। ठीक है, और जो पाथ लेंथ है वो मैंने चूज करनी है जी, मैंने बेसिकली उसको शुरू करना है 0.5 से। ठीक है, और फिर मैं उसको लेके जाना चाहता हूँ 1 पे, फिर मैं उसको लेके जाना चाहता हूँ 1.5 पे, फिर मैं उसको लेके जाना चाहता हूँ 2 पे और 2.5 पे। अब दोनों बंदे एक ही काम कर रहे हैं। ठीक है, दोनों बंदे जो है वो एक ही चीज पे काम कर रहे हैं, इसके पास भी अब्जॉर्बेंस आएगी। ठीक है, क्या दोनों बंदों के अब्जॉर्बेंस के रिजल्ट एक जैसे होंगे? नो सर। ठीक है, एक जैसे क्यों नहीं होंगे? सर क्योंकि सर दोनों फैक्टर्स जो वो ऊपर इफेक्ट करेंगे ना, तो जो वो वैल्यूज भी चेंज ले रहे हैं। वैल्यूज ही चेंज ले रहे हैं। अब आपकी मर्जी है कि आप वैल्यूज में कितना फर्क ले रहे हैं, 0.1 का फर्क ले रहे हैं, 0.01 का डिफरेंस ले रहे हैं, 0. वो आप पे डिपेंड करता है, वो आपकी अपनी जो ना वो कॉन्सेप्ट है या आपका अपना एक मैकेनिज्म आपने खुद बनाना है। तो बात ये है कि सिर्फ आपके पास ग्राफ ड्रा करना, वो उससे पहले आपके पास एक पूरा प्लान होना चाहिए कि भाई मैंने जो ग्राफ बनाना है या जो मैंने एक्सपेरिमेंट डिजाइन करने हैं, उसमें मैंने कितने कितने डिफरेंस लेने हैं, मैंने 0.1 का डिफरेंस लेना है, 0.5 का डिफरेंस लेना है, कितना लेना है। तो ये जो चीज है इसको हम कहते हैं सर्चिंग एल्गोरिदम कहते हैं, इसको हम सिस्टमैटिक सर्चिंग एल्गोरिदम कहते हैं। कि आपने बेसिकली एल्गोरिदम का जो लफ्ज है ये कंप्यूटर साइंस में ज्यादा यूज होता है। एल्गोरिदम क्या होता है कि कोई भी जब आपने प्रोग्राम बनाना है या कोई भी काम करना है, आप उसको स्टेप्स बनाते हैं कि भाई पहले मैं ये काम करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा। मिसाल के तौर पर सिंपली अगर आपने जो है ना वो क्लास अटेंड करनी है, तो आप लेटे हुए हैं, तो आप प्लान करते हैं कि अच्छा मैंने उठना है, मैंने जो है ना वो मुंह हाथ धोना है, और मैंने जो वो पानी का गिलास एक पीना है, फिर मैं अपना जो ना वो हैंड फ्री ढूंढूंगा, कंप्यूटर ऑन करूंगा या जो भी है, लैपटॉप, मोबाइल है। ठीक है, और फिर मैंने जो है वो उस पर क्लास अटेंड करनी, ये आपके माइंड में एक स्टेप्स हैं। अब वो कोई और बंदा जो है वो अली हमजा आज आया हुआ है कि नहीं आया हुआ? अच्छा, अली हमजा नहीं आया हुआ मेरे साथ। तो या वकार है, वकार कहता है जी नहीं मैंने जो है ना वो, उसके स्टेप्स हो सकता है आपसे डिफरेंट हो। वो कहता है कि मैं तो इस वक्त इंडस्ट्री में बैठा हुआ हूँ, तो मैं तो अब ये है कि मैंने जो है ना वो जो मैनेजर है या जो बॉस है उससे जो है ना वो नजर बचा के जरा साइड पे होके, तो मैंने जो है ना वो हैंड फ्री लगा के क्लास अटेंड करनी है, जो भी है उसका मैकेनिज्म डिफरेंट है क्योंकि उसकी कंडीशंस डिफरेंट है। तो बहरहाल ये कि जब भी अपने कोई काम करना होता है, आप उसका एक मैप बनाते हैं माइंड में, एक जो है ना वो क्या आपने उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, उस मैप को, उस स्टेप्स को हम कहते हैं एल्गोरिदम। तो यहाँ पे भी जब हमने ऑप्टिमम रिस्पॉन्स फाइंड आउट करना है, तो हमने एक एल्गोरिदम अप्लाई करते हैं जिसको हम सिस्टमैटिक सर्चिंग एल्गोरिदम कहते हैं। अब ये सिस्टमैटिक सर्चिंग एल्गोरिदम जो है ना वो कैसे काम करता है कि वही बात कि हम पहले एक इनिशियल फैक्टर लेवल्स को सेट करते हैं और रिस्पॉन्स चेक करते हैं, फिर हम उसको जो है ना वो चेंज करते हैं फैक्टर लेवल्स को।
ठीक है। और फैक्टर लेवल्स को चेंज करके हम देखते हैं कहाँ पे बेस्ट रिस्पॉन्स आ रहा है। यही जैसे मैंने दो एग्जांपल्स दी हैं आपको कि एक बंदे ने 0.1 का डिफरेंस रखा है और एक ने 1 का, या एक ने 1.5 का डिफरेंस रखा है लेंथ में, पाथ लेंथ में। तो उन दोनों ने अपना अपना मैकेनिज्म बनाया कि भाई मैंने 1 से शुरू करना है, फिर मैंने कितना कितना डिस्टेंस लेना है। ठीक है, तो फिर आप उसको, तो ये जो आप डिस्टेंस डिसाइड करते हैं, डिफरेंस डिसाइड करते हैं, ये इसके लिए भी एक मैकेनिज्म होता है। ये इसके लिए भी हमारे पास कुछ बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए कि हमने कितने रखना है। अपने पास से तुक्का नहीं लगा लेते, हमारे पास एक छोटा सा एक क्लू होता है कि भाई हम इतना रखेंगे। नो डाउट कि आप इसमें अपनी मर्जी यूज कर रहे हैं, आप अपना माइंड यूज कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल आपके पास एक जो है ना वो बैकग्राउंड नॉलेज होता है जिसकी बुनियाद पे आप जो है ना वो स्टेप लेते हैं कि भाई मैंने इसमें इतना डिस्टेंस रखना है। जी, यहाँ तक कहानी समझ आई है तो बताएं, आगे चलते हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी सर इसमें फिर हम जो डिफरेंस रखते हैं फिर वो लिटरेचर की जो लिटरेचर में जो वैल्यूज दी हुई होती हैं उसके मुताबिक रखते हैं, खुद बिल्कुल, से नहीं लेते फिर हम लोग। बिल्कुल शाबाश। के जब आपने लिटरेचर को सर्च किया हुआ, पढ़ा हुआ है, तो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली एक मैकेनिज्म बनता रहता है कि यार लोगों ने काम किया कैसे हुआ इस पे। तो जाहिर है मेरा मेथड अगर उससे मिलता जुलता है तो मैंने भी इसमें इतना इतना डिस्टेंस रख के करूंगा कि देखें ये सबसे अच्छा जो ना वो एक प्रैक्टिस होती है कि आप जो ऑलरेडी जिन लोगों ने काम किया हुआ, एस्टेब्लिश हुआ है, चलिए पहले आप उसको तो फॉलो करें, आपका क्या आता है, फिर आप उसमें कोई इनोवेशन लेके आना चाहते हैं तो उसको ट्राई करें। अगर आप बिल्कुल ब्लाइंड होके चलेंगे, बिल्कुल जो है ना वो अपने आप पे चलेंगे, तो उसमें आपके लिए हो सकता है आप मंजिल पे पहुंच जाए, लेकिन आपके लिए जो है ना वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा उसको करना, वहां तक पहुंचना। ठीक है, हो सकता है आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाए, या आप एक फजूल चीज में जो है ना वो टाइम जाया कर दें जो कि नहीं था करना चाहिए। तो इसलिए हमेशा लिटरेचर से जब आप ये चीजें पढ़ के, जाहिर है जब हमने मेथड की डेवलपमेंट पढ़ी तो हमने उसमें पहले लिटरेचर को देखा कि हमने लिटरेचर से पहले हेल्प लेनी है, एक बैकग्राउंड नॉलेज लेके फिर आगे चलना होता है, ताकि हमारे माइंड में हो कि भाई ये क्या क्या सूरत हाल होनी है और इसको किस तरह से हमने लेके चलना है। ठीक है, अच्छा जी। अब उसके बाद आ जाता है जी कि ये सर्चिंग एल्गोरिदम कैसे काम करता है, या उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो सर्चिंग एल्गोरिदम जो होता है ना उसके अंदर बेसिकली दो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, एक तो इफेक्टिवनेस उसकी और एक होती है उसकी एफिशिएंसी। एल्गोरिदम मैंने आपको बताया कि आपने वो रास्ता जो चूज किया हुआ है ऑप्टिमम कंडीशंस तक पहुंचने के लिए, और हमारी एग्जांपल्स में उस रास्ते से मुराद था कि आप कितना डिफरेंस ले रहे हैं, आप 5 का डिफरेंस, 0.5 का डिफरेंस ले रहे हैं, 0.1 का डिफरेंस ले रहे हैं। देखें आमतौर पर इसको फिजिकल एग्जाम्पल के जरिए समझाया जाता है। जैसे मैंने एल्गोरिदम की मिसाल दी, आपकी जो ये डेविड हार्वे की बुक है उस पे उसने एग्जांपल दी हुई है एक माउंटेन क्लाइंबिंग की, कि आपने सबमिट करना है एक पहाड़ है, उसकी चोटी पे पहुंचना है। मतलब उसने कहा हुआ है कि आपके पहाड़ है और इसकी चोटी पे पहुंचना है। ये पहाड़ जाहिर है कि बहुत बड़ा होता है, उसको फैला होता है। ठीक है, अब आपने जब शुरू करना है तो आपकी क्या अप्रोच होगी। ठीक है, जाहिर है पहाड़ पे ऊपर जाने के लिए सबसे अप्रोच बेहतरीन यही होगी कि आपको जिधर से रास्ता ऊपर को जाता हुआ मिलेगा ना, आपने उस तरफ जाना है। ठीक है ना, और कोशिश करनी है कि आप ऊपर जाएं, उस रास्ते को फॉलो करें जो ऊपर जा रहा है, ना कि उस रास्ते के जो कि साइडों पे जा रहा है। हो सकता है साइड वाला रास्ता शॉर्टेस्ट ही हो, लेकिन उसमें ज्यादा चांसेस ये हैं कि साइडों पे आप सिर्फ घूमते ही रहेंगे पहाड़ के इर्द गिर्द, आप ऊपर नहीं पहुंचेंगे। ठीक है, तो ये आपका एक एल्गोरिदम है। ठीक है, और उस एल्गोरिदम का या जो उस मैप का या जो आपने उस काम करने का जो एक अपने माइंड में सोचा हुआ है कि मैंने ऐसे काम करना है, रूल बनाए हुए हैं अपने, रूल्स जिसको आप कह सकते हैं कि आपने अपने रूल बनाए हुए हैं, उनको इफेक्टिव होना चाहिए और उनकी एफिशिएंसी भी होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर इनको हम देखते हैं, एफिशिएंसी के ना हो तो क्या होता है। इफेक्टिवनेस से मुराद ये है कि वो जो आपका ऑप्टिमम आया है वो ट्रू ऑप्टिमम होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि आप अपने पास से एक वैल्यू, फर्ज करें इंजाइम ही है, ठीक है ना, आपको कोई इंजाइम दिया जाता है नया, कि या आपको नहीं पता ये कौन सा है, वो आगे हम पढ़ेंगे ब्लाइंड ब्लाइंड एक्सपेरिमेंट्स में भी, कि भाई आप इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर फाइंड आउट करें। अब आप जो है ना वो क्या करें कि जी अपने पास से कह दें कि नहीं ये जी इसका 36 है ऑप्टिमम टेम्परेचर, लेकिन हालांकि सारी दुनिया को पता है कि उस इंजाइम का 37 है। तो इट मीन्स आपने जो रिजल्ट फाइंड आउट किए हैं वो सही नहीं है, आपका जो ऑप्टिमम है वो ट्रू ऑप्टिमम नहीं है। आपने कोई गलती की है जिसकी वजह से आपके रिजल्ट में 37 की बजाय 36 आया है। तो इस वजह से आपका जो रूल्स आपने बनाए या जो रास्ता चुना है उसको दोबारा से दुरुस्त करें ताकि आपका रिजल्ट ठीक आए। ठीक है, तो ये उसकी इफेक्टिवनेस को अफेक्ट करता है। इसी तरह इफेक्टिवनेस किन वजह से कम हो सकती है,
एक तो ये हो सकता है कि आपका एल्गोरिदम सही नहीं है, जैसे मैंने ये पहाड़ वाली एग्जांपल बुक पे भी उसने दी हुई है कि पहाड़ पे अगर आपने चढ़ना है तो आप ऊपर की तरफ जाएंगे, ना के साइडों पे। तो ये वाली अप्रोच सही है, ये वाली अप्रोच सही नहीं है। अगर आप इस अप्रोच को आप फॉलो करते हैं तो आप कभी भी पहाड़ पे नहीं चढ़ पाएंगे। तो पुअरली डिजाइंड एल्गोरिदम कब होता है कि जब आप का बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है और आप ऐसे तुक्के में जो ना वो एक अपने पास से रूल बना लेते हैं कि मैंने इतना डिस्टेंस लेना है या इतना डिफरेंस लेना है। तो आप जो ना वो एल्गोरिदम ही गलत बनेगा, मैप ही गलत बनेगा, रास्ता ही गलत चुनेंगे, तो आप कभी भी मंजिल पे नहीं पहुंचेंगे। ठीक है। और दूसरी उसमें जो चीज होती है जो उसकी इफेक्टिवनेस को कम कर सकती है, वो ये हो सकती है कि आपकी अनसर्टेनिटी ज्यादा हो रिस्पॉन्स की मेजरमेंट में, मतलब उसमें रैंडम एरर बहुत ज्यादा हो, नॉइज हो। नॉइज से मुराद ये होता है कि भाई आपको जो बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जिनको आप काउंट नहीं कर रहे, लेकिन उनकी वजह से रिजल्ट पे फर्क पड़ रहा है। मिसाल के तौर पर आप लैब में प्रैक्टिकल कर रहे हैं और आप क्या करते हैं जी कि कभी एसी चला लेते हैं और कभी लाइट चली जाती है तो एसी बंद हो जाता है, तो लैब का टेम्परेचर कभी ज्यादा हो रहा है कभी कम हो रहा है। अब टेम्परेचर आप तो एक्सपेरिमेंट में टेम्परेचर को काउंट ही नहीं कर रहे, तो आपके रिजल्ट जो ना वो जब एसी चल रहा होता है रिजल्ट कुछ और आता है, एसी बंद हो जाता है रिजल्ट कुछ और आ जाता है। ठीक है। अब आपको नहीं समझ आ रही कि ये रैंडम एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है? वजह ये आ रही है कि आपने टेम्परेचर को मेंटेन ही नहीं किया। तो भैया आप अपनी अनसर्टेनिटी को कम करें, उन तमाम फैक्टर्स को कंट्रोल करें जो कि उस रिएक्शन को क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद आ सकता है कि प्रेजेंस ऑफ लोकल ऑप्टिमम। कई दफा वही बात आ गई कि आप गलत ऑप्टिमम चूज कर बैठते हैं। मिसाल के तौर पर आपने पहाड़ पे चढ़ना था तो आप यहाँ पे चढ़ के पहुंचते हैं कि समझते हैं जी पहाड़ आ गया है, उसकी जो ना वो चोटी आ गई है। हालांकि ये है तो चोटी थी लेकिन असल चोटी ये वाली थी। ठीक है। तो ये ओरिजिनल या ग्लोबल इसको हम ऑप्टिमम बोलते हैं। ये ग्लोबल ऑप्टिमम है जो एक है ओरिजिनल ऑप्टिमम, और ये एक जो ना वो लोकल ऑप्टिमम है कि ये दिखने में तो ऑप्टिमम है लेकिन एक्चुअल ये नहीं है। सही है। तो बहरहाल ये इन चीजों की वजह से इफेक्टिवनेस जो है ना वो आपके एल्गोरिदम की कम होती है कि आपने जो रास्ता चुना था, जो आपने मैप बनाया था वो सही नहीं है। आप उसको दोबारा से जो है ना वो रीऑर्गेनाइज करेंगे और दोबारा से जो है ना वो एक नया मैप बनाएंगे। अच्छा ये हो गया। उसके बाद ये है कि हाँ, वो कहता है कि कोई भी जो सर्चिंग एल्गोरिदम है वो ग्लोबल ऑप्टिमम तक पहुंचना चाहिए। ग्लोबल ऑप्टिमम का मतलब होता है जो एक्सेप्ट करती है पूरी दुनिया। ये नहीं कि आप पाकिस्तान में अपना ही ऑप्टिमम बना के बैठे हुए हैं। जो एक सेट वैल्यू है या जो एक जो ना वो ऑलरेडी फाउंड वैल्यू है, वो उसको जो ना उसके मुताबिक होना चाहिए ऑप्टिमम। ठीक है। तो ये उसकी इफेक्टिवनेस होगी। दूसरी चीज सर आपसे उसमें क्वेश्चन करना था जी। सर, जब हम कोई नई रिसर्च करेंगे तो उसके लिए हमारा जो ऑप्टिमम की वैल्यू होगी वो भी तो नई होगी ना, उसके लिए हमें मेथड भी चेंज करना पड़ेगा। हाँ, उसके लिए देखें वो नई जरूर होगी। ठीक है। मेथड आपका नया है, सारा कुछ नया है, नई वैल्यू हुई होगी, लेकिन वो उस नई वैल्यू को जब मुख्तलिफ लोग फॉलो करके उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे तो उनके लिए वो वैल्यू सेम आनी चाहिए, सबके लिए रिजल्ट सेम आने चाहिए। सही है ना? अगर वो रिजल्ट्स सेम नहीं आते तो इट मींस किसी के लिए वो किसी और वैल्यू पे रिजल्ट सही आ रहा है, आपके लिए किसी और वैल्यू पे आ रहा है, तो इट मींस आपके जो ना वो आपने जो ऑप्टिमम कंडीशन फाइंड आउट की हैं वो ओरिजिनल ऑप्टिमम कंडीशन नहीं है। ओरिजिनल ऑप्टिमम कंडीशन अभी फाइंड होने वाली है। ठीक है। सर इसमें ये भी तो हो सकता है कि जो दूसरा बंदा जो कर रहा है हमें कॉपी कर रहा है, जो फॉलो कर रहा है वो गलत कर रहा हो। नहीं, वो उसमें आगे हम आ रहे हैं ना वेरीफाइंग में, बल्कि हम इसी को डिस्कस करेंगे कि एक आपने ऑप्टिमम बना लिया, रिस्पॉन्स ऑप्टिमाइज कर लिया, उसके बाद आपने उसको वेरीफाई कैसे करना है। मुख्तलिफ लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, रगडनेस उसमें हम डिस्कस करेंगे कि मुख्तलिफ लेबॉरेटरीज उसको कैसे करती हैं वेरीफाई। अच्छा जी। तो अब ओके ये सर। वो कहता है कि उसकी इफेक्टिवनेस चेक करने के लिए या का पता चलाने के लिए हम क्या करते हैं कि मुख्तलिफ इनिशियल वैल्यूज से स्टार्ट करते हैं और हर एक के लिए ऑप्टिमम रिस्पांस फाइंड आउट करते हैं और फिर रिजल्ट्स को कंपेयर करते हैं कि वो एक जैसे हैं या नहीं है। तो ये इफेक्टिवनेस होती है उसकी सर्चिंग एल्गोरिथम की। दूसरी चीज होती है उसकी एफिशिएंसी। ठीक है। तो एफिशिएंट का मतलब होता है कि वो कम से कम एक्सपेरिमेंट्स में आपका ऑप्टिमम रिस्पॉन्स आ जाए। ठीक है ना? कि आपको ज्यादा जो ना वो उसमें टाइम कम कंज्यूम हो, आपके स्टेप्स कम हो या एक्सपेरिमेंट कम हो। ठीक है। तो अब उसमें ये हो सकता है कि आप लार्जर स्टेप्स ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर देखिए ना, कंसंट्रेशन और लेंथ वाली एग्जांपल लें। एक बंदा जो ना वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है 0.1, 0.2, ठीक है, 0.3, 0.4, ठीक है, और 0.5। ठीक है। और इधर से वो कर रहा है जी 1, 1.1,
1.2, 1.3, 1.4। अब ये 5 एक्सपेरिमेंट्स को हम 3 में कर सकते हैं। कैसे? हम कहेंगे जी कि पहला हम करते हैं 0.1 वाला, ठीक है, और साथ ले लेते हैं 1 वाला, ठीक है। दूसरा हम डायरेक्ट जाते हैं 0.3 पे, ठीक है, और इसकी हम लेके जाते हैं 1.2 ले लेते हैं, ठीक है। और तीसरा हम करते हैं 0.5 पे, 0.2 का डिफरेंस लेके, और इसको हम ले जाते हैं 1.4 पे। अब आपके नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कम हो गए, स्टेप लार्ज हो गए। मतलब यहाँ पे जो डिफरेंस था वो 0.2 का आ रहा है, यहाँ पे भी 0.2 का आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी 0.2 का है, और यहाँ पे भी 0.2 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। आपने स्टेप बड़े कर लिए जिससे एक्सपेरिमेंट कम हो गए, लेकिन इससे नुकसान हो सकता है। इसके नुकसान ये हो सकता है कि आपका जो ना वो ऑप्टिमम यहाँ पे आना हो, ठीक है, हो सकता है आपका ऑप्टिमम यहाँ पे आना हो, ठीक है। तो एफिशिएंसी में आप अगर स्टेप बड़े करते हैं तो आपका जो है ना वो हो सकता है कि आप ऑप्टिमम को मिस कर जाएं, ट्रू ऑप्टिमम को, ग्लोबल ऑप्टिमम को मिस कर दें, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो ना वो हमारा रिजल्ट पे फर्क पड़ सकता है, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको क्या करते हैं कि जो स्टेप का साइज है उसको एडजस्ट करते हैं, ठीक है। और वो इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि शुरू में हम बड़े स्टेप लेते हैं। देखिए इसकी मैं सादा सी एग्जांपल दूंगा। जब आप टाइट्रेशन करते हैं ना, तो आपको लैब में पता होता है कि इसका जवाब जो ना वो 10 के करीब जाके फिनोल्फ्थालीन का कलर चेंज होना है, ठीक है। तो आप शुरू में टैब को ओपनली खोल देते हैं, ठीक है, पानी फ्लो में जा रहा है। जब वो पहुंचते हैं ना 8 पे, तो आप टैब को बंद करके उसकी स्पीड कम कर देते हैं, और फिर आप हर ड्रॉप को काउंट करते हैं कि उसमें चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो ये अप्रोच हम अब फॉलो करते हैं कि शुरू में हम स्टेप बड़े ले लेते हैं, और बाद में जब हम हमारा रिस्पांस इंप्रूव होते होते एक हद तक इंप्रूव हो जाता है, और फिर हम उसको स्टेप को छोटे कर देते हैं कि ताकि हमें एग्जैक्ट पता चले कि इसका ऑप्टिमम रिस्पांस कहाँ पे आता है, ठीक है। यहाँ तक एफिशिएंसी और उसका इफेक्टिवनेस का पता चला सर्चिंग एल्गोरिथम की। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं जी नेक्स्ट। हमारे पास है, ये तो हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है, कि भाई क्या होती है एफिशिएंसी, उसकी क्या होती है। अब ये है कि अप्रोच क्या होगी, जो आपने सर्चिंग एल्गोरिथम है वो कौन सा अप्लाई करते हैं। एफिशिएंसी का भी होता है, उसमें हमारे पास एक होता है 1 फैक्टर एट ए टाइम ऑप्टिमाइजेशन। ये सिंपल सा जो हम अभी तक कर रहे हैं कि हम क्या करते हैं कि 2 फैक्टर लेते हैं। फॉर एग्जांपल फैक्टर ए है, फैक्टर बी है, ठीक है। तो हम एक वक्त में ए को कांस्टेंट रखते हैं। मसलन पहले हमने बी को कांस्टेंट रखा और ए को चेंज किया, A1 और A2, ठीक है। B1 कांस्टेंट है, A1 B1 पे रिस्पॉन्स आ रहा 40 का, B1 को चेंज नहीं किया, तो A को A2 पे लेके गए हैं, तो हमारा रिस्पॉन्स आया 80 का। मतलब हमारा यहाँ पे डिफरेंस था कितना था, 40 का। और यहाँ पे ये वाज़ेह है कि ये जो डिफरेंस है ये किसकी वजह से है, A2 माइनस A1 का जो रिस्पॉन्स डिफरेंस है वो कितना है, 40 का है, ठीक है। दूसरी तरफ हमने ये क्या किया कि B2 को चेंज किया, मतलब दूसरे हमने क्या किया कि A को कांस्टेंट रखा और B को चेंज किया, मतलब A1 और B2 किया, तो हमारा रिस्पॉन्स आया 60 का। अब यहाँ पे याद रखें कि A1 और B1 का जो था रिस्पॉन्स वो 40 था, ठीक है, और A1 और B2 का रिस्पॉन्स है 60, मतलब डिफरेंस कितना है, 20 का, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर आप A2 और B2 को देखें तो वो आ रहा है रिस्पॉन्स आपके पास 100 का, ठीक है, जबकि आपके पास A2 और B1 का डिस्टेंस रिस्पॉन्स जो था वो कितना था, 80 था। मतलब वहां पे भी डिफरेंस कितना है, 20 का। तो इन शॉर्ट हमें यहाँ पे ये बात समझ आ रही है कि किधर गया, हमें ये बात समझ आ रही है कि जब हम A1 को A2 में कन्वर्ट करते हैं तो रिस्पॉन्स का फर्क पड़ता है 40 का, और जब हम B1 और B2 में कन्वर्ट करते हैं रिस्पॉन्स का फर्क पड़ता है 20 का, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं 1 फैक्टर एट ए टाइम ऑप्टिमाइजेशन, के एक वक्त में हम एक फैक्टर को क्या करते हैं जी, एक को कांस्टेंट रखते हैं और बाकी को दूसरे को क्या करते हैं, वेरी करते हैं। अगर एक से ज्यादा फैक्टर है तो बाकी को कांस्टेंट रखेंगे और एक को वेरी करेंगे, ठीक है। इसके लिए जरूरी है कि ये जो 2 फैक्टर्स हो ये इंडिपेंडेंट हो। इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि ये एक दूसरे को अफेक्ट ना करें, मतलब ए को चेंज करने से बी पे कोई फर्क ना पड़ता हो। मिसाल के तौर पर आप सादा सी एग्जांपल है, एक फैक्टर वॉल्यूम ले लेते हैं और एक प्रेशर ले लेते हैं।
अब वॉल्यूम को चेंज करेंगे तो प्रेशर तो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, तो ये इंडिपेंडेंट फैक्टर नहीं है, ठीक है। या आप तीसरा फैक्टर टेम्परेचर ले लेते हैं, ठीक है, एक प्रेशर ले लें एक टेम्परेचर ले लें। अब टेम्परेचर चेंज करेंगे तो प्रेशर भी चेंज होगा, वॉल्यूम भी चेंज होगा, तो ये तीनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ठीक है। हाँ, अलबत्ता वॉल्यूम चेंज करने से जो ना वो प्रेशर चेंज होगा, तो उस पर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो इंडिपेंडेंट फैक्टर्स होते हैं कि एक को चेंज करने से दूसरे पे कोई फर्क ना पड़े। अगर आपके पास इंडिपेंडेंट फैक्टर्स हैं तो आप वन फैक्टर एट ए टाइम ऑप्टिमाइजेशन यूज करते हैं, और इसको अप्लाई करके फिर जब आप ड्रॉ करते हैं ये आपका टू फैक्टर रिस्पॉन्स ड्रा करते हैं, तो आपके पास एक ऑप्टिमम रिस्पॉन्स आ जाता है। यहाँ पे जो आपको ग्राफ नजर आ रहा है इसमें दोनों तरह का ग्राफ है। ए फैक्टर जो आपने पहले भी देखा हमने, इसकी शेप थोड़ी डिफरेंट है, ये थोड़ा जो ना वो गुलाई में है, या इसके अंदर जो ना वो सर्कल्स बने हुए हैं। यहाँ पे उसने बताया हुआ है कि ये वाला जो है ना ऑप्टिमम रिस्पॉन्स है, डॉट से रिप्रेजेंट किया है। ऑप्टिमम रिस्पॉन्स आ रहा है यहाँ पे ऑप्टिमम रिस्पॉन्स का मतलब है ये यहाँ पे आ रहा है तकरीबन, ठीक है। यहाँ पे मतलब है कि ये इसकी वैल्यू 8 है फैक्टर बी की, और ये जो फैक्टर ए है इसकी वैल्यू है जी यहाँ पे तकरीबन 2, ठीक है। और जहाँ पे हमारा जो रिस्पॉन्स है वो मैक्सिमम यहाँ आ रहा है 4.5, ठीक है। तो ये ऑप्टिमम रिस्पॉन्स है, इसको हमने टू फैक्टर रिस्पॉन्स सरफेस की मदद से इस तरह से आपसे क्वेश्चन करना था। जी जी सर, इसमें वर्ड सरफेस क्यों यूज किया गया? सरफेस का मतलब क्या होता है? उसकी सतह है, ठीक है ना। तो ये टू फैक्टर जो रिस्पॉन्स होता है उसका ग्राफ इस तरह का बनता है, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं टू फैक्टर रिस्पॉन्स सरफेस। ये ग्राफ जो है ना बेसिकली 3 डायमेंशनल होता है, ठीक है ना। कभी गोल होगा, कभी वो हाइपरबोलिक शेप होगी, उसकी मुख्तलिफ शेप्स होती हैं इसकी, ठीक है। इस वजह से ये उसकी स्टैटिस्टिकल टर्म्स है सारी, ग्राफिकल, ये हमारी केमिस्ट्री का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है।